इतना प्रजातंत्र मजबूत हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी भी हिम्मत नहीं कर सकती है कि कभी इमरजेंसी लगा करके दिखाएं। ये आज प्रजातंत्र की मजबूती हुई है। इस के लोग थे जिनकी संख्या 75,000 से ज्यादा थी, जो 19 महीने जेल में रह करके आए, हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार रह करके आए, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो झूठ। आई एम एन आई विटनेस टू इट। यू विल नॉट बिलीव, ट्वाइस आई वॉज अरेस्टेड, द होल क्लास वॉज अरेस्टेड ट्वाइस। कैंपस में आकर के सीआरपीएफ बीएसएफ ने सारी क्लास को अरेस्ट कर लिया, इसलिए कि किसी नारे ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया। आप इमेजिन कीजिए कि कैसा कैसा देश चल रहा होगा, किस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि इसको भी हमको डिटेल में समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बातचीत हुई। वैसे आपने जिस तरीके से बताया कि वो ध्येयनिष्ठ हैं, राष्ट्र के लिए हैं, समर्पित हैं, वो सारी बात आपने बताया और उन्होंने संघ के बारे में बताया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि यदि आरएसएस से इतनी ही तकलीफ थी तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ये जो गणतंत्र दिवस की ये जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, इसमें आरएसएस को क्यों निमंत्रण दिया था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1965 की लड़ाई में कंसल्टेशन के लिए शास्त्री जी ने गुरु गोलवलकर जी को क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? ये इसका मतलब एक बात तो सब है, साफ है कि कांग्रेस को भी ये समझ में आता है कि जब देश खतरे में है तो संघ की पुकार होती है, संघ को याद करें। बाकी समय राजनीति, लेकिन जब देश खतरे में होता है तो उनको संघ की याद आती है और संघ को याद करना पड़ता है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग संविधान के बहुत बड़े रक्षक बने हैं आजकल। इन दिनों आप लोग यू आर द चैंपियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके पास तुरंत रेडी मटेरियल, देखिए जयराम जी निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल संविधान बहुत अच्छी बात है। One second. Showing this is inappropriate, Jairam ji. No, nothing can be shown in the house. No. लेकिन मैं let us follow the rules. मैं सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं। But sir, your connection with Jairam needs to be investigated. You said about constitution and he had a book ready. He was the chairman of the standing committee on health in my previous regime. So I know there is a connection. तो हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान, अब ये संविधान में मैं कई बार बोला कि भाई ये संविधान सबके हाथ में तो थमा दिया, अंदर पढ़ने के लिए भी कहा है क्या? कभी बताया है कि संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई और एक बार नहीं अनेकों बार उड़ाई? सभापति जी, ये संविधान लेके चलना और संविधान की रक्षा करना और संविधान के लिए तिल तिल जलना, इसमें बहुत अंतर है। संविधान को जीना बड़ा कठिन है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है कि ये संविधान लेकर के चले हैं और उसको आगे रख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान के रक्षक ही थे। मैं कुछ संविधान में किए गए हस्तक्षेपों के बारे में बताना चाहता हूँ। 25 जून 1975 जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव को गलत बताते हुए रद्द किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी थोप कर लोकतंत्र की हत्या की। और देखिए, संविधान 22 जुलाई 1975 संविधान के 38वें संशोधन करके 38 अमेंडमेंट ला करके आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा के रास्ते को बंद कर दिया गया था। ये डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ये मुझे देखिए, इनके नेता जो, अब उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कितनी की होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो एल्डर हाउस है, ये तो पढ़े लिखे हैं, संविधान को लेकर के घूम रहे हैं। ये मुझे बताएं कि 38वां संशोधन किस लिए लाए थे? इसलिए लाए थे कि भारत के जनमानस के गले को बांध दिया जाए, रोक दिया जाए, उनके जवान को रोक दिया जाए। इस बात के लिए आप लेकर के आए थे। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 7 सितंबर
1976 प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति के खिलाफ पद छोड़ने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता। आप बताइए, अंबेडकर जी ने कहा इक्वालिटी बिफोर ऑल लॉ, एवरीबडी, लॉ इज इक्वल फॉर But Vice President was not included. नहीं, वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट इंक्लूडेड। यस, वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट। सिलेक्टिव काम। लेकिन दिन दहाड़े संविधान की आत्मा को समाप्त करने का काम किया। और ये देखिए, शब्दावली भी देखिए, पद पर रहते हुए नहीं, पद के छोड़ने के बाद भी उन पर कोई केस नहीं हो सकता है, इसका उन्होंने इंतजाम किया। संविधान के रक्षक है भाई। अब उसी तरीके से 1977 में 52nd अमेंडमेंट आया है? मैं आपके संविधान पर बोल रहा हूं भाई, जो आपने मुद्दे कल उठाए उन्हीं पर बोल रहा हूं अभी मैं। Please continue. अब ये 42वें संशोधन में संविधान की मूल संरचना को ही बदल दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों की कटौती करते हुए मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान की मूल संरचना को बदल दिया गया। यह हुआ वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा। और धारा 356 was implemented 90 times, 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 90 बार। 50 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया और 8 बार जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया, बाकी बचा राजीव गांधी जी ने लगाया। ये संविधान के रक्षक हैं। चुनी हुई सरकारों को एक नहीं 90 बार गिराया है, प्रजातंत्र का गला घोटा है। ये संविधान के रक्षक बन गए। अरे डायरी नुमा कॉन्स्टिट्यूशन को रख लेने से संविधान के रक्षक नहीं बनते। संविधान के रक्षक बनने के लिए उसकी आत्मा को जीना पड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री बतौर चलाया है, सिवाय जम्मू कश्मीर में, वो भी कंडीशनल, और पार्लियामेंट में कह करके एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और चुनी हुई सरकार नहीं। आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, आपको मालूम है बंगाल में क्या क्या हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जियोपर्डाइज किया जा रहा है, किस तरीके से होस्टेज बनाया जा रहा है। अभी फ्लॉगिंग की एक ताजा मिसाल है। एक शब्द नहीं बोला जाता है विपक्ष से, एक शब्द नहीं बोला जाता है, एंड दे आर कॉल्ड एज द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपने आप को प्रजातंत्र के चैंपियन कहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। मैं उसी तरीके से बताना चाहता हूं कि धारा 356 का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं ये विचार कैसे होते हैं। 1987 में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया था और अनुच्छेद 19 में विवादास्पद 1951 संशोधन पेश किया गया था। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। उस समय ऑपोजिशन, उस समय प्रेस, मीडिया, उसने विरोध किया था, लेकिन आपकी नीयत तो छलक करके आ ही गई थी। आपने तो संविधान के अभिव्यक्ति को, ताकत को रोकने का काम किया। उसी तरीके से मानहानि विरोध कानून, उसको भी 1988 में उसको भी पेश किया गया और उसका भारी विरोध के बाद राजीव गांधी मानहानि विरोध कानून पेश किया गया और उसको भारी विरोध के बाद वह भी वापस लेना पड़ा। इस तरीके से हुआ। तो एक बार नहीं, अनेकों बार आपने संविधान का, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ सभापति जी, इमरजेंसी की बात चल रही है। मैं मैट्रिकुलेशन पास करके इंटरमीडिएट का विद्यार्थी बना था। आई एम एन आई विटनेस टू इट। यू विल नॉट बिलीव, ट्वाइस आई वॉज अरेस्टेड, द होल क्लास वॉज अरेस्टेड ट्वाइस। कैंपस में आकर के सीआरपीएफ, बीएसएफ ने सारी क्लास को अरेस्ट कर लिया, इसलिए कि किसी नारे ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया। आप इमेजिन कीजिए कि कैसा कैसा देश चल रहा होगा, किस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे। मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था।
1,75,000 1,25,000 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अंदर डाल दिया गया, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के अंतर्गत डाल दिया गया। और जो आप आरएसएस की बात बोल रहे हैं, ये आरएसएस के लोग ही थे और ये जनसंघ के लोग थे जिनकी संख्या 75,000 से ज्यादा थी, जो 19 महीने जेल में रह करके आए, हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार रह करके आए। ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो झुके नहीं, वो खड़े रहे और उनके चलते आज हमें ये आजादी मिली है। आपके चलते नहीं मिली है, ये याद रखिएगा। वो उनके 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 कारण मिली है। और आज हम और ये प्रजातंत्र इतना मजबूत हुआ, इतना प्रजातंत्र मजबूत हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी भी हिम्मत नहीं कर सकती है कि कभी इमरजेंसी लगा करके दिखाएं। ये आज प्रजातंत्र की मजबूती हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको कही। अभी आजकल पता नहीं ये राष्ट्रवादी ताकतों को बताने वाले लोग किस तरीके से खड़े हो रहे हैं। सनातन को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ, हिंदू को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ। हिंदू हिंसक ये कैसी स्थिति आ गई? हिंदू हिंसक नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू। हिंदू हिंसा हिंदू हिंसक, ये अच्छा एक बात बताइए, आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन डेंगू है? आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन मलेरिया है? आपके एलाइड पार्टनर ने नहीं कहा कि सनातन HIV है? आप बताइए। और आप देश प्रेम की बात करते हैं। We continue tomorrow or how? नहीं, बस 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं। अब उसी तरीके से देश में नफरत फैला रहे, नफरत। और मैं तो प्रेम की गंगा बहा रहा हूं। वाह रे वाह, प्रेम की गंगा। हिंदू हिंसक, सनातन मलेरिया, सनातन HIV। Please, no. क्या करें? What is this? सनातन मलेरिया। First, सनातन मलेरिया। First control your people. नहीं, you are addressing and your own people are rising. Sorry. तो इसलिए सनातन डेंगू, ये तो प्रेम की भाषा है और आप चूं तक नहीं बोलते, कुछ बोलते भी नहीं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद आपके वरिष्ठतम नेता, स्वर्गीय नेता, हमारे भी इज्जत के हैं, मैं भी इज्जत करता हूं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये आपने कहा कि हम प्रेम और भारत जोड़ो और हम तोड़ रहे हैं। अरे तोड़ने का चैंपियन तो आप बन गए। आप बताइए। हाँ भैया जोड़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नारे जब JNU में लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब ये नारे लगे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह, तो वहां दूसरे दिन JNU में उन नेताओं के साथ हाथ से हाथ मिला करके कौन खड़ा हुआ था? किसने जोड़ने की बात की? कौन था उस दिन वहां पर? और सुनिए सभापति जी, ये अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था? जिसने इस पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टरमाइंड था। उसको सजाए मौत किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और उसको माफी किसने नहीं दी थी? उस समय के राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी ने माफी नहीं दी थी।
आपके ही पार्टी से राष्ट्रपति बने थे, और आप बताइए कि उनको माफी नहीं दी तो वो कातिल हो गए, राष्ट्रपति जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, और आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके जेएनयू में खड़े थे, फोटोग्राफ से। आपको मैं आपको फोटोग्राफ भिजवा दूंगा, आप उनके साथ खड़े थे। और तो और छोड़िए, आपने उनको एक बार नहीं 2 बार कैंडिडेट भी बना करके जनता ने उनको ठुकराया, वो भी हमने देखा है। लेकिन मैं यहां ये देखिए, जयराम जी सच्चाई कड़वी होती है, तीखी लगती है, मिर्ची लगती है, उसमें तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई डाइल्यूट नहीं होती है, सच्चाई रहती है। नेता, आप बताइए, नेता जेएनयू कैंपस गया था कि नहीं गया था? हाँ या ना? गए थे तो आप उनके सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? अगर खड़े हुए थे तो उसने नारा क्या दिया था? नारा दिया था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह। 2 more minutes। ये जिस तरीके की भाषा की बात करते हैं। और अब इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंत में। अच्छा। आजकल अब क्या होता है, अब जयराम रमेश जी का सुनते हैं लोग, नेता, तो अच्छी बात है, कुछ पॉलिटिकल इनपुट आएगा। खड़गे जी की भी सुन लेते तो भी अच्छी बात थी, पॉलिटिकल इनपुट आएगा। जवानी के दिन ये उनको याद कराएंगे तो सब लोगों को समझ में आएगा और सारी बातें। लेकिन अब क्या होता है कि वोट पाने के लिए अगर कोई आप एनजीओ से इनपुट्स लो तो फिर वो इनपुट जो होता है वो हर तरीके से नुकसानदेह होता है, तकलीफजनक होता है। आजकल आपने नया नारा ले लिया, ओबीसी 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 ओबीसी, जैसे आपको वो वैतरणी पार कराने के लिए ओबीसी का एक सहारा लेकर के आप चलने की बात करें। आपको कोई हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी कोई नहीं है ओबीसी से, लेकिन हाँ, राजनीतिक दृष्टि से आजकल आप ओबीसी 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 कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप ही की सरकार थी, काका कालेलकर की रिपोर्ट कहां पड़ी थी? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो क्या कर रही थी? मैं पूछना चाहता हूं, ये मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के टाइम पर क्या कर रहा था? कहां धूल खा रहा था? वो तो जब जनता दल की सरकार आई तो पहली बार रिजर्वेशन मिला और 27% रिजर्वेशन मिला। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वह रिजर्वेशन तो मिला ही, और उस रिजर्वेशन के साथ साथ अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर ओबीसी कमीशन को दिया है, किसी और ने नहीं दिया, वह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इसलिए हम कहते हैं वी डोंट डू लिप सर्विस, वी डिलीवर, वी डोंट डू लिप सर्विस, वी डोंट प्ले पॉलिटिक्स। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम धरती में जाकर के ओबीसी की तकलीफ को समझ करके उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं। इस बात को हमको समझना। मैं अंत में से, क्योंकि सब लोग बड़े ये सेकंड अंत है, लास्ट हमारे अंत में हमारे रिजर्वेशन पर कई लोग चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना अतीत इतिहास उसको पढ़ते नहीं है। मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा जी, जो मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, सर वही डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होते हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं जी। तो आपसे ज्यादा रेडी रेफरेंस कहां आ सकता है सर? लेकिन लेटेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर में उन्होंने कहा, दिस necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to this Sir, caste. What are you reading? I am reading Jawaharlal Nehru's letter. What is the date? Content is that date.
on 10th 11th June 1961. This necessitates our getting out of the old habit of reservations and particularly privileges being given to this caste or that group. Recent meetings we held here at which the chief ministers were present to consider national integration laid down that help should be given on economic considerations and not on caste basis. It is true that we are tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in the services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my countrymen to be first class in country in everything. The moment we encourage the second rate, we will be lost. We are lost. Authenticate. जवाहरलाल नेहरू मैं ऑथेंटिकेट This may be authenticated. तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी नीयत क्या थी और आज आपको ओबीसी की चिंता हो गई, आज आपका हृदय परिवर्तन हो गया। देर आए दुरुस्त आए, सही रास्ते पर आए, चलो हम अभी भी साथ चलेंगे और देश को मजबूत बनाने के लिए और आपसे एक कमिटमेंट में लेना चाहूंगा कि आप सब लोग विकसित भारत में जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. One second. Sir, briefly, very briefly. देखिए, वेरी ब्रीफ का क्वेश्चन नहीं है। देखिए, सदन में No, please sit down. I have given permission. अगर किसको जाना है तो जाइए। One second. लेकिन मुझे क्लैरिफाई करना है। I have given permission to the leader of the opposition, and by his position, he has every right to make a statement. Sir. I only prayed to him to keep it brief. धन्यवाद। सर, ये नड्डा साहब ने जो बताए चंद चीजें, वो गलत फहमी भी है और वो खुद उसके बारे में बहुत, अभी धनंजय कीर की खुद की किताब और भी पढ़े तो उनको मालूम, जो सूट होता है वो कोट करते हैं। और दूसरी चीज, बाबा साहब अंबेडकर को, जिनके लिए हमारे पास बहुत, उनके लिए तो हम पहले से ही एज ए मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ, हम लड़ते आए हैं। और आज हर बात को वो कांग्रेस को टोकने का, मुझे टोकने का और नेहरू जी के खिलाफ बोलने का ये बातें करते हैं। और आरएसएस के लोग, आप मुझे वहाँ मैं सुन रहा था साहब, आप क्यों नहीं, आप मुझे, मैं सुन रहा था, मुझे दुख हुआ इसलिए उठ के आया। आपने कहा मैं एकलव्य था आरएसएस का। मैंने था नहीं कहा सर। हाँ, फिर कांग्रेस कब थे? नहीं कांग्रेस कब थे फिर? अगर एकलव्य थे आरएसएस के सर, तो फिर कांग्रेस के कब थे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ठीक जब है। मैंने कांग्रेस से नाता तोड़ा और एकलव्य बना, वो एक ही साल था। इन द सेम ईयर इट हैपेंड। सर, आपने पूछा, मैंने बता दिया। नहीं, और एकलव्य, अरे मैं देखता हूं। और एक बात बताऊं, मैंने खड़गे जी, एक सेकंड खड़गे जी, मैंने भी आपकी तरह बहुत कष्ट से हैं। एक सेकंड, मैंने भी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है और पढ़ाई में बहुत लगन रही है और काफी ठीक, क्या बहुत अच्छा रहा है। जब मेरे को एक बार बुद्धि आ गई, अनलाइटनमेंट आ गया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बुद्धा जैसा अनलाइटनमेंट मेरे में आया, पर पहले मैंने जो कुछ कहा, उसके बाद जब मैंने जानकारी की तो मैंने वास्तव में महसूस किया, आपको बता रहा हूं। एंड मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी जीवित मानव के प्रति मैं इतना आदर नहीं रख सकता कि वो बहुत बड़ा हो जाए। आई जस्ट थिंक्स ऑन मेरिट
मुझे लगे बहुत तपस्वी आदमी है, बहुत तपस्या करते हैं, बड़ा कमिटमेंट है, समाज का हित देखते हैं, कोई लक्ष्य नहीं रखते देश हित के अलावा, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, तब मैंने कहा प्लीज। और अब भी मैं ये भावना रखता हूँ और ये भावना हर दिन बढ़ती जा रही है। सुनिए ये भावना निरंतर बढ़ती जा रही है। आपको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप इस सदन के मुखिया हैं, आप हम सबका रक्षण करना है, किसी एक फिलॉसफी आइडियोलॉजी का प्रचार करना नहीं है। प्रचार नहीं कर रहा, नहीं मैं आपको बोलता हूँ, मैं जो हूँ वो बता रहा हूँ। देखो साहब, ये चीजें अगर आप बोलते उस सीट से गलत मैसेज जाएगा और पूरे देश में जाएगा, इसीलिए मैं वो बात कर रहा हूँ, सकारात्मक मैसेज, मैं सुनने, सार्थक मैसेज। मैं वो सुनने के बाद ही आया, वो बात कर रहे तो मैं निग्लेक्ट किया था, लेकिन आप बोले ये अच्छा नहीं है, आगे भी आप अच्छा इसके बारे में राय मत दीजिए, आप अलग हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रम में बोल देते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा, ये चीज सर आप में मेरे में एक मतभेद है। मैं बोलते मैं बोलते समय बहुत नापजोक करता हूँ, लेकिन ये गलत बोले। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को हाथ नहीं करूँ। जब मेरे को बहुत पीड़ा होती है और खून की घूंट भी पीता हूँ तो बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, संविधान के तहत जो मैंने शपथ ली है, इससे पूरा मेल खाती है, मेरी शपथ के बिल्कुल विपरीत नहीं है। और जो कह रहा हूँ वो मैंने कहा है और सदन में कहा, बाहर भी कहा। नहीं थी नहीं, एक मिनट, इसीलिए मुझे बोलना है कि इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इन्होंने जो गलत बातें यहाँ रखी है इसका मैं खंडन करता हूँ, और बाबा साहब के बारे में और एक बार पढ़ के आइए, फिर आप डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही on Wednesday, the 3rd July 2024